Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the remaining part of the chapter, that is S block element. लास्ट ये सेकंड लेक्चर है इस ब्लॉक एलिमेंट का. फर्स्ट लेक्चर में हम स्टडी कर चुके सर्टेन एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे यहाँ पे बात कर रहे थे. केमिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब हो गया कि हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस से करके डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो उसी में आगे बढ़ते हैं. क्या केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या कि अगर हम अल्काइली मेटल का क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं लिक्विड अमोनिया में. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा इस पर्टिकुलर टॉपिक की हर एक लाइन से कभी ना कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है. ठीक है, नीट हो, जेई हो और भी जो नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, तो इसकी हर एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ चुके हैं. ठीक है, तो यानी कि इसका हर एक स्टेटमेंट ही क्या हो जाएगा हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. बात करते हैं. तो अल्काइली मेटल को जैसे हमने लिक्विड अमोनिया में पुट किया, जैसे कि हमारे पास सोडियम का एक ब्लॉक है, सोडियम को जैसे आपने अमोनिया में पुट किया, तो हमारे पास क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है. तो वहाँ पे सोडियम तो अपनी कौन सी फॉर्म में जाएगा, M प्लस फॉर्म में जाएगा. जैसे कि हमने यहाँ पे M लिया है, तो वो अपनी कौन सी फॉर्म में जाएगा स्टूडेंट, M प्लस फॉर्म में. अच्छा, ये जो M प्लस फॉर्म है वो किससे रिएक्ट करेगी, अमोनिया से, और किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमोनिनेटेड कटायन. ठीक है, तो इसको याद रखेंगे क्या कि जैसे हमने अल्काइली मेटल को लिक्विड अमोनिया में पुट किया है, तो हमारे पास दो स्पीशीज बनती है. एक तो बनते हैं अमोनिनेटेड कटायन, और इस सोडियम ने देखो इलेक्ट्रॉन लूज किया है. इस सोडियम ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया अमोनिया ने, अमोनिया के दूसरे मॉलिक्यूल ने. तो यहाँ पे हमने देखा, लेट्स सपोज दो मॉलिक्यूल लिए हैं एक्स एंड वाई, तो एक मॉलिक्यूल ने तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये तो चल गया अनाइन की फॉर्म में, और ये बन गया हमारे पास कटायन. तो इस कटायन को तो बोलते हैं अमोनिनेटेड कटायन, और इसको बोलते हैं स्टूडेंट अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन्स. इस अनाइन को क्या बोलेंगे, अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये दो स्पीशीज बनी है. अब इन दोनों स्पीशीज के बेसिस पे यहाँ पे कई सारे हम पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं इनके लिए. जैसे कि फर्स्ट आपसे बोला जाता है क्या कि जैसे आपने अल्काइली मेटल को अमोनिया में पुट किया है, तो सॉल्यूशन का कलर कौन सा हो जाएगा, तो हमें याद भी रखना है कि सॉल्यूशन का कलर कौन सा हो जाता है, ब्लू. ठीक है, तो ब्लू कलर क्यों होता है, तो वहां पे आप रीजन भी याद रखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन्स. अगर वहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी वजह से हमें क्या कलर विजिबल होता है स्टूडेंट, सॉल्यूशन का ब्लू. दूसरी बात आपसे बोला जाता है कि यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है इसका कंडक्टिविटी पे अपने को कमेंट करना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, तो हम बोलेंगे यस. और उसका रीजन क्या होगा कि क्या वो सिर्फ अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा क्या, नहीं. हम बोलेंगे वहां पे क्या कि अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज अमोनिनेटेड कटायन, दोनों की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, फ्लो होता है. तो ब्लू कलर तो किसकी वजह से, सिर्फ अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, कंडक्टिविटी दोनों की वजह से. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया. तीसरा क्वेश्चन क्या आप देखते हैं अपन कि हमारे पास जैसे कि सोडियम का एक ब्लॉक है, लिक्विड अमोनिया में पुट कर दिया, तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ब्लू से क्या हो जाता है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है. तो उसका रीजन क्या है, फिर वो अपने को याद रखना है इसमें. तो जो भी हमारे पास अमोनिनेटेड जो स्पीशीज थी वो अमोनिया से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, अमाइड्स में. किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, अमाइड्स में. ठीक, तो जो भी हमारे पास अर्लियर जो कलर आ रहा था वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फेड हो जाएगा, और दूसरा कलर आ जाएगा हमारे पास कौन सा, ब्रॉन्ज कलर हो जाता है. तो ब्लू कलर, ये भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि जो अमोनिनेटेड हमारे पास जो सॉल्यूशन बनाया है आपने अल्काइली मेटल का, उसका इनिशियली कलर कैसा होता है, ब्लू. पहला वो कलर ब्रोंज में क्यों चेंज हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड कलर चेंजेस. दूसरी बात यहाँ पे एक और बोल सकते हैं कि देखो अमोनिनेटेड हमारे पास पहले फ्री इलेक्ट्रॉन था. फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब अच्छा आपको याद भी रखना है कि अगर हमारे पास किसी भी सिस्टम में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसका नेचर कैसा होता है स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिक. केमिस्ट्री में अपन बात करते हैं ऐसे कि अगर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक. और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का क्या हो चुका है, पेयरिंग हो चुका है, तो उसके नेचर को क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक नेचर. ठीक है, जो मैग्नेटिक नेचर होता है केमिस्ट्री में अगर बात करते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, पेयरिंग होगी तो डायामैग्नेटिक. तो इनिशियली हमारे पास डीप जो ब्लू कलर था, तो वहां पे कलर का रीजन क्या था, अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन्स. बट वहां पे जैसे अमाइड का फॉर्मेशन होगा तो अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो गया, यानी कि हम सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक. ठीक है, so these are the certain properties you need to remember about the solution of
अमोनिनेटेड सॉल्यूशन ऑफ अल्काइली मेटल। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है तो सभी पॉइंट अपने को याद भी होने चाहिए स्टूडेंट। अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अमोनिनेटेड कैटायन क्या होता है, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं यूज, अल्काइली मेटल्स के यूज की बात करेंगे। तो पहले नॉर्मल यूज की बात करेंगे, फिर इनके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के अपन देखेंगे, और रिमेनिंग पार्ट में अपन यहाँ पे बात करेंगे क्या, सर्टेन कंपाउंड ऑफ द अल्काइली मेटल एंड उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के यहाँ पे डिस्कशन रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही अपने को यूज याद भी रखना है। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले लिथियम की। तो हमारे पास जो लिथियम है, आपको पता होगा कि लिथियम को अपन कहाँ पे यूज करते हैं, हमारी जो मोबाइल की बैटरी है, यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं वहाँ पे भी यूज करते हैं। क्यों, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन अपन टेक्निकल रीजन तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे 12th क्लास में, बट फिलहाल के लिए याद रख लो या लिख भी सकते हैं क्या, ड्यू टू स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग नेचर। जो कि लिथियम होता है, इसका जो SRP होता है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है नेगेटिव में। तो सो दैट इज व्हाई लिथियम इज यूज्ड इन अ मोबाइल बैटरी और इन टेक्निकल टर्म इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इन टूडेज लाइफ, ठीक है। सेकेंड, अगर लिथियम को मिला दिया जाता है लेड के साथ, तो जो हमारे पास मेटल बनती है उसको बोलते हैं व्हाइट मेटल, जो कि बियरिंग में अपन यूज करते हैं, ठीक है, इंजन में। वहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, बट इतना आपने को डिटेल में याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना है व्हाइट जो मेटल है किससे बनेगी, लेड एंड लिथियम से। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम के साथ करके जो एलॉय बनेंगे उससे क्या बनता है, एल्यूमिनियम पार्ट। अच्छा, देखना एयरक्राफ्ट के लिए याद रखना है क्या, कि जो भी मेटल्स अपने आप में जिसकी डेंसिटी कम होती है, जो हल्की होती है, उस मेटल को यूज कर सकते हैं अपन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट पार्ट, जैसे कि उसके विंग्स हो गए एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहां पे क्या होनी चाहिए, हल्की धातु अपन यूज करते हैं। तो हल्की धातु कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे लिथियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स विल बी यूज। तो इस पॉइंट को अपन इग्नोर कर सकते हैं, इसको कॉमन सेंस से अपन याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है ये वाला, मैग्नीशियम के साथ आर्मर प्लेट बनाते हैं, ये याद रख सकते हैं। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में भी ये यूज होता है। नेक्स्ट, सोडियम की बात करें तो सोडियम के कंपाउंड होते हैं NaCl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। घर में अपन यूज करते हैं इन सभी कंपाउंड को, टेबल सॉल्ट, बेकिंग सोडा, ओवन क्लीनर, ठीक है। तो यानी कि इन को भी अपन याद नहीं रखेंगे एज सच। नेक्स्ट, बात करते हैं सोडियम के अदर यूज की। तो ये वाला पॉइंट अपन याद रख सकते हैं क्या, कि जो सोडियम था अर्लियर यूज करते थे अपन PbEt4 टेट्राइथाइल लेड का जो फॉर्मेशन अपन करते थे, तो वहां पे हम यूज करते थे उस पर्टिकुलर रिएक्शन में सोडियम को। अच्छा, जो हमारे पास टेट्राइथाइल लेड है, ये अपने आप में क्या होता है स्टूडेंट, एक तरह का एंटी नॉकिंग एजेंट इसको बोलते हैं। एंटी नॉकिंग का मतलब क्या होता है, नॉकिंग की जो साउंड आती है ना, घट घट घट, जैसे कि पुराने बजाज चेतक होते थे, है ना, तो उसमें एक साउंड आता था घट 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 घट, इंजन जब चालू कर रहे हैं, तो उस साउंड को बोलते हैं नॉकिंग साउंड। तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या अपन मिलाते हैं उसमें, एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाते हैं। तो सबसे जो मोस्ट जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंटी नॉकिंग एजेंट था वो कौन सा था स्टूडेंट, लेड, टेट्राइथाइल लेड। फिलहाल तो इसको कई जगह पर बैन भी कर चुके हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है भाई लेड फ्री पेट्रोल यूज करो, BS4 BS5 ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो वहां पे अपन क्या यूज करें, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है ना बच्चा, ये हार्मफुल होता है, एज अ पोल्यूटेंट है, काफी हाईली पोल्यूटेंट होता है। सो दैट इज वाई अभी हम इसको ना के बराबर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अदर एंटी नॉकिंग एजेंट आर यूज नाउ डेज, जैसे कि इथेनॉल भी हम यूज कर सकते हैं एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट। अच्छा, तो गैसोलीन एडिक्टिव यूज्ड रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे जो एंटी नॉकिंग यूज जो एफिशिएंट वो है हमारे पास प्रोडक्ट, वो क्या करता है, फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, उसके कंप्लीट कंबशन में वो हेल्प करता है एंटी नॉकिंग एजेंट। तो वो साउंड भी कम आएगी, साथ ही साथ फ्यूल का एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। सो दैट इज व्हाई दीस टाइप ऑफ रिएजेंट आर यूज। तो सोडियम जो था वो एक इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएजेंट था, कहाँ पे, टेट्राइथाइल लेड के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट, लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। देखो जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो वहां पे अपन पढ़ेंगे भी सही कि वहां पे कूलेंट का क्या मतलब होता है, मॉडरेट, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसको हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो उस कंट्रोल करने के लिए वहां पे अपन यूज करते हैं एज अ कूलेंट, किसको, लिक्विड सोडियम को बच्चे। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड आर यूज्ड एज अ फायरवर्क्स एंड एक्सप्लोसिव। पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड एज अ फ्यूज प्रिजर्वेटिव, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव में भी अलग अलग सब्सटेंस यूज करते हैं, पर कई सारे, उसमें से वन ऑफ दीज है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है।
अगेन फायरवर्क्स में भी अपन कई सारे सब्सटेंस यूज करते हैं, उसमें से वन है क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम क्लोराइड इज यूज एज अ फर्टिलाइजर। इसकी मोस्ट ऑफ दी आपको पता होगा कि इंडिया में जो अपन पोटेशियम है वो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, KCl जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं अपन कहाँ पे बच्चे, फर्टिलाइजर की फॉर्म में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप एंड लिक्विड सॉप्स। जो इट इज यूज एज एक्सीलेंट अब्जॉर्बेंट ऑफ CO2 एंड SO2। नेक्स्ट सीजियम इज यूज इन अ फोटोइलेक्ट्रिक सेल। अच्छा, फोटोइलेक्ट्रिक जो सेल का कॉन्सेप्ट है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अपन ने देखा था कि जो सीजियम उसका आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे जैसे ही सनलाइट इसको हिट करेगी सोलर पैनल को, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इजेक्शन हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो सन से एनर्जी मिली थी वो किस में कन्वर्ट होगी स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो यहाँ पे अपन कौन सा मेटल यूज करेंगे, सीजियम। क्यों, ताकि बहुत कम अगर हमें एनर्जी भी मिल रही है तो भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन आसानी से हो जाए। क्यों, इसका टेक्निकल रीजन क्या है, क्योंकि जो सीजियम होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या रहेगा, सबसे ज्यादा सबसे कम रहेगा। तो बहुत कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबल है। सो दैट इज वाई सीजियम इज यूज्ड इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, प्लीज गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात करते हैं एसिड, जो ऑक्सा एसिड के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं अपन अल्काइली मेटल को। तो ऑक्सा एसिड होते क्या है बच्चा, जैसे कि H2CO3 H2SO4, ठीक है, इनको क्या बोला है, ऑक्सा एसिड। जैसे कि H2SO4 क्या देगा अपने को सॉल्यूशन में, 2H+ और SO4-2, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्काइली मेटल है वो इसके साथ क्या बनाती है, सोल्ट बनाती है। अब यहाँ पे आप ही बोलो ना, जो अल्काइली हमारे पास जो अल्काइली मेटल है, अल्कलाई का मतलब भी वही है, बेसिक नेचर है, ठीक है। तो अल्काइली मेटल्स का बेसिक नेचर है तो किससे रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली एसिड से रिएक्ट करेगा। और आपको ये भी बात पता होगी कि अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है किससे, बेस से, तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट एंड वाटर का। तो अल्काइली मेटल कि कौन से एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, ऑक्सा एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। कोई नई बात नहीं है, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो पॉइंट को। जैसे कि और जो हमारे पास ऑक्सा एसिड बनते हैं, जैसे कि बना ही लेते हैं ना बच्चा, हमने क्या किया, लिथियम सोडियम लिया, सोडियम की रिएक्शन आपने करा दी किससे, H2CO3 से। तो क्या बनेगा हमारे पास, एक तो बनेगा NaHCO3 और बन जाएगा क्या, Na2CO3। एक तो हो गया कार्बोनेट है और एक क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो दे आर जनरली सोल्यूबल। तो हमारे पास जो बनते हैं इनके सॉल्ट, ये क्या होते हैं, जनरली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, और थर्मली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। पहली बात, देयर कार्बोनेट, जैसे कि बन गया M2CO3 की जगह, जैसे कि यहाँ पे M की रिप्लेस कर दिया सोडियम से, तो N2CO3, तो इसको तो बोलेंगे कार्बोनेट, और इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को क्या बोल देते, बाइकार्बोनेट भी बोल देते। क्या बोलते थे स्टूडेंट इसको, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो इनके जो हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं आर हाईली स्टेबल टू हीट। तो इनके कार्बोनेट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं हीट में। ये प्रॉपर्टी अपने को याद भी रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं लिथियम के लिए। जो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो हम याद रखेंगे क्या, कि टॉप टू बॉटम जाने पर जो हमारे पास इनके कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बने, इनका स्टेबिलिटी स्टूडेंट बढ़ता है। तो बढ़ता क्यों है, तो उसका एक सीधा सा पॉइंट याद रखना है कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अभी अभी अपन ने देखा भी था सीजियम में। देखो दो पॉइंट्स की अपन बात कर सकते हैं ना, कुछ स्पीसीज तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती है और कुछ स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती है। जो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती है उसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो टॉप टू बॉटम ऑब्वियसली साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास इनका जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज होगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोनेट है उनका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो कार्बोनेट हो गया लिथियम का Li2CO3, फिर Na2CO3, फिर K2CO3, इस तरह से। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इनका स्टेबिलिटी की बात करें बच्चा, स्टेबिलिटी क्या होगा, इनका बढ़ेगा।
यानी कि सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा इसमें, Li2CO3, ठीक है। Li2CO3 का स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। और इसके एक और रीजन भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो लिथियम का हमारे पास जो कार्बोनेट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे लीस्ट स्टेबल क्यों है, तो एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बता दो, और बच्चे को याद भी रखना है क्या, मैं पहले भी कभी बताया था आपको कि अनाइन और कटाइन का साइज, रिलेटिव साइज अगर बढ़ता है तो वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देख CO3, Li2CO3 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना, Li2 मतलब इस पर कटाइन पे +2 चार्ज है और CO3 पे कितना चार्ज है, -2। तो हमारे पास जो CO3 है बच्चे, उसका तो ये स्ट्रक्चर होगा CO3 -2, CO3 -2, दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे देखो ना, हमारे पास जो अनाइन है उसमें कितने एटम है, 4 एटम है और 2 नेगेटिव चार्ज भी है, तो काफी बड़ा साइज होगा। तब इस बड़े साइज, और यहाँ पे लिथियम की अगर बात करें तो ये लिथियम छोटा सा और एक और लिथियम छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अनाइन और कटाइन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर अनाइन और कटाइन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो इस तरह के कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज द लीस्ट स्टेबल, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये लीस्ट स्टेबल है तो जैसे ही थोड़ा बहुत भी अगर इसको हीट कर दिया आपने तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, ये इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में CO2 गैस को लिबरेट कर देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी अपने को याद रखना है कि लीस्ट स्टेबल है, थोड़ा भी हीट किया तो कन्वर्ट हो जाएगा उसके ऑक्साइड में और साथ में CO2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कई सारे पॉइंट देखे। पहले जो हमारे पास एसिड है, दोबारा बोल देते हैं, हमारे पास जो ऑक्सा एसिड आपने लिया है, जैसे कि आपने क्या लिया, H2CO3 लिया, फर्स्ट पॉइंट। तो आपके पास जो मेटल है वो रिएक्ट करके क्या बनाया इसका, लेट सपोज हमारे पास क्या बनाया इसका, कार्बोनेट बनाया, ठीक है। क्या बनाया इसका बच्चा, कार्बोनेट बनाया। दूसरी बात, और साथ में वाटर यहाँ पे निकल। अब ये डिफरेंट तरह के कार्बोनेट यहाँ पे अपन देख सकते हैं, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, अलग अलग मेटल इस तरह से यहाँ पे रिएक्ट करेगी इसके साथ और अलग अलग तरह के क्या बनेंगे बच्चे, कार्बोनेट बनेंगे। फिर हमने देखा कि टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो इनका साइज, रिलेटिव साइज कम हो रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी बात, थर्ड, ये अपने आप में लीस्ट स्टेबल, यानी कि अगर इसको आपने हीट किया तो तुरंत ये ब्रेक हो जाएगा किसमें बच्चा, इसके ऑक्साइड में, और साथ में CO2 गैस को यहाँ पे रिलीज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ द लिथियम। एनामोलस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर बोले तो डिफरेंट नेचर ऑफ द लिथियम, ठीक है। तो यानी कि अगर अल्काइली मेटल में बात करें तो यहाँ पे देखो हमारे पास कई सारे मेटल है। अल्काइली मेटल में किस किस की बात करते हैं अपन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो इसमें ओवरऑल तो सभी की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है ना। जैसे कि यहाँ पे सभी हेलोजन से रिएक्ट करके हेलाइड बनाते हैं, सभी ऑक्सा एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे, है ना। तो ओवरऑल सभी की जनरल ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी कितनी होती है, +1। तो ये तो जनरल मतलब कई सारी प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट इनकी सिमिलर है, बट फिर भी उन प्रॉपर्टी के अलावा हम क्या देखते हैं कि जो लिथियम का जो प्रॉपर्टी है, लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो अदर मेटल से थोड़ी सी डिफरेंट है, और थोड़ी सी डिफरेंट को ही क्या बोलते हैं अपन, एनामोलस बिहेवियर ऑफ द लिथियम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, सबसे पहले बात कर ले कि जो लिथियम अपने आप में डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। तो इसका रीजन अपने को याद रखना है स्टूडेंट डायरेक्टली, क्या कि एक तो जो लिथियम का जो साइज है, ठीक है, वो इन सभी में क्या होगा, मिनिमम है। बाकी अगर मेटल से कंपेयर करें, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये शायद अपन फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, n की वैल्यू बढ़ रही है तो साइज बढ़ेगा। यानी कि लिथियम का साइज क्या है, सबसे छोटा है। तो अल्काइली मेटल में इसका साइज क्या होता है, सबसे छोटा है, पहली बात। अब इसके साइज छोटे होने की वजह से अगर इसका कटाइन बना रहे अपन, लेट सपोज इसका क्या बना रहे अपन, कटाइन बना रहे, तो उसका साइज भी क्या होगा बच्चा, स्मॉलेस्ट होगा। और अगर साइज स्मॉलेस्ट होगा तो आपने शायद फजांस रूल, अपन केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट जो लेक्चर है वहां पे फजांस रूल के बारे में स्टडी किया होगा थोड़ा बहुत आपने, कि इसको मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में भी लिख भी देता हूं एक बार, कि हमारे पास जब कटाइन को आपने एनाइन के पास रखा, जैसे यह तो आपका पास क्या है बच्चा, कटाइन है, ये तो आपका क्या है, कटाइन है, और ये आपने क्या लिया, एक अनाइन लिया, ये आपने क्या लिया, एक अनाइन लिया। जैसे इस अनाइन को अपन, अनाइन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज। अनाइन का मतलब आपने ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट अगर देखा होगा तो वहां पर आइडिया लगा होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल होता है उसमें बताते हैं कि क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बताते हैं, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो नेगेटिव अनाइन है मतलब एक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्फेरिकल एक रीजन अपन ने मान लिया थोड़ी देर के लिए। जैसे इसको कटाइन के पास रखते हैं स्टूडेंट,
तो यहाँ पे क्या देखते हैं अपन कि इस अनाइन का इस तरह से इस कटाइन की तरफ उस क्लाउड का मतलब पोलरिटी डिस्टोर्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो रहा है? डिस्टोर्शन स्टार्ट हो रहा है। इसी डिस्टोर्शन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन। ठीक है, तो कटाइन के साथ में जैसे आपने अनाइन को रखा है तो इस अनाइन में इस तरह से डिस्टोर्शन डेवलप होगा। 3 डायमेंशनल में इसको इमेजिन कर रहे हो तो एक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्लाउड फैल रहा है, मतलब है ना, इस तरह से टेल बन गई उसकी। तो इसी को क्या बोल रहे हैं? पोलराइजेशन बोल रहे हैं। अब ये जो पोलराइजेशन को सीधा से याद रखना है क्या, ये जो पोलराइजेशन होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है स्टूडेंट? तो एक सिर्फ सिंगल लाइन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एज इट इज आपको याद रखनी है। पूरे केमिस्ट्री में अपन इसको यूज करेंगे क्या कि अगर हमारे पास कटाइन का साइज बहुत छोटा है, कटाइन का अगर साइज बहुत छोटा है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, यानी कि कटाइन का साइज अगर कम तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा याद रखना क्या कि अनाइन का जो साइज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अनाइन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। दूसरा, पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा तो जो कोवैलेंट कैरेक्टर हैं वो बढ़ते हैं ज्यादा, मतलब पोलराइजेशन तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, और कोवैलेंट अगर कैरेक्टर बढ़ते हैं तो आयनिक कैरेक्टर क्या होते हैं? कम होते हैं। आयनिक कैरेक्टर क्या होते हैं बच्चे? कम होते हैं। दूसरी बात, पोलराइजेशन इज अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी जो होती है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो भी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि पोलराइजेशन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बढ़ेगा, या नॉन पोलर में क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। सो एक पॉइंट याद रख लो इसमें से, मतलब पोलराइजेशन को, और उसके बेसिस पे अपन कई सारे फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं, कोवैलेंट नेचर, आयनिक नेचर, सॉल्युबिलिटी एंड सो ऑन, और भी इसके अलावा। फिलहाल मेरे को जितना यहाँ पे यूज करना है वो इनसे काम हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे देखो बच्चे, जो लिथियम की अगर बात करें, अब बात कर लेते हैं अपन लिथियम के लिए। मेरे पास लिथियम का Na+, K+, इन तीनों में बात कर लेते हैं ना फिलहाल। तो यहाँ पे देखो सभी के प्लस चार्ज शेप है। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ एक वर्ड, क्या? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया क्या? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, है ना। या चार्ज डेंसिटी कटाइन के साइज के अलावा बात कर सकते हैं यहाँ पे चार्ज डेंसिटी। देखिए यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी के पास क्या है? सेम चार्ज है। सभी के पास क्या है? सेम चार्ज है। तो ये वैल्यू हट गई, यानी कि अपन बोल सकते हैं क्या कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम। तो टॉप टू बॉटम जा रहे बोलो, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम। यानी कि सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी लिथियम में। सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी बच्चा तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा। ठीक है क्या? कटाइन का साइज सबसे छोटा, साइज अगर छोटा, वॉल्यूम सबसे कम, तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, और चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा तो पोलराइजेशन भी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये हमें बात समझ में आई क्या कि लिथियम का जो है एनामोलस बिहेवियर में उसका रीजन अपन देखना चाह रहे हैं। तो हमने देखा कि उसका जो साइज है वो स्मॉलेस्ट है सभी में, और इसका जो कटाइन है उसकी साइज भी ऑब्वियसली सबसे छोटी रहेगी। अगर कटाइन सबसे स्मॉलेस्ट है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि जहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, किसकी? पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी होगी सबसे ज्यादा, तो पोलराइजेशन सबसे ज्यादा। और पोलराइजेशन के बेसिस पे आप देखो स्टूडेंट, कई सारे पॉइंट्स को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या। जैसे कि फर्स्ट बात करें, इनको बाद में देख लेंगे फिर अपन। पोलराइजेशन अगर सबसे ज्यादा, तो इनका जो हैलाइड आप बना रहे हो वो अपनी कौन सी फॉर्म में रहेंगे? हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेंगे। जैसे LiCl का कौन सा फॉर्म अपने पास अवेलेबल रहेगा स्टूडेंट? LiCl.2H2। तो लिथियम का हैलाइड इकलौता, मतलब लिथियम के हैलाइड इकलौता ऐसा हैलाइड हो गया अल्काइली मेटल में जो कि अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब H2O से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि उसका पोलराइजेशन ज्यादा है ना, तो H2O मॉलिक्यूल को इजीली वो अट्रैक्ट कर लेता है। चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो H2O मॉलिक्यूल को इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसके सिर्फ हैलाइड अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में होते, बाकी नहीं होते। ठीक है क्या? फर्स्ट पॉइंट, मतलब इसके बिहेवियर अपन को अब बताना है ना कि लिथियम अपने आप में डिफरेंट तरह से बिहेव करता है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के अलावा। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने देखा कि पोलराइजेशन ज्यादा, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में सिर्फ इसका हैलाइड रहेगा, बाकी का नहीं। दूसरी बात, और जो इसका हमने क्या लिया? इसका जो हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, मतलब क्या? LiHCO3। ठीक
ठीक है, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बच्चा ये अपनी क्या कौन सी फॉर्म में होता है, सिर्फ लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। बाकी के जितने भी हमारे पास वो ये हैं, जैसे कि आपने ले लिया क्या NaHCO3 या KHCO3, तो ये अपनी कौन सी फॉर्म में स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट सॉलिड फॉर्म में। बट इसका जो हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट है लिथियम का, वो अपनी कौन सी फॉर्म में रहेगा, लिथियम फॉर्म में। अगेन पोलराइजेशन के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन कर देंगे अपन। नेक्स्ट, नो इथाइडीन ऑन अ रिएक्शन विद इथाइन। जैसे कि थर्ड रिएक्शन में क्या बोल रहा है, जैसे कि हमने क्या लिया बच्चा, सोडियम लिया। जैसे हमने क्या लिया, सोडियम लिया, तो सोडियम जो है अल्काइन हमारा है ना, इसको आप एक्चुअली पढ़ते हैं अपन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, बट फिर भी यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे आपने क्या लिया, ये कोई कंपाउंड लिया, ठीक है, इथाइन लिया है, तो इथाइन में इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है, इस इथाइन में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है एज H प्लस फ्रॉम दी NaNH2, फ्रॉम दी व्हाट, NaNH2, ठीक है। तो ये Na रिप्लेस कर देगा इसको और कंपाउंड बनेगा Na प्लस और CH3। क्या बनेगा, कंपाउंड, इस तरह का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन रिएक्शन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम प्रोपेनामाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम प्रोपेनाइड, ठीक है। तो ये सोडियम तो रिएक्शन दे रहा है, यानी कि प्रोपेनाइड बना रहा है, बट लिथियम जो है इस तरह से अपने इथाइनाइड नहीं बनाएगा। लिथियम जो है अपने इथेन, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन ले लिए तो इथेनाइड, 3 कार्बन लिया मैंने इस केस में, तो इसको बोल दूंगा प्रोपेनाइड। तो लिथियम अपना इथेनाइड नहीं बना सकता। अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे क्या, ड्यू टू व्हाट, हाई पोलराइजेशन ऑफ द लिथियम आयन। तो ये तो अपन ने देखे पोलराइजेशन के बेसिस पे। जनरल अगर प्रॉपर्टी की बात करें, देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, वापस से इस पॉइंट पे आते हैं। हम पढ़ना चाह रहे हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ द लिथियम। एनामोलस बिहेवियर का क्या मतलब हुआ कि लिथियम का जो नेचर है अदर एलिमेंट से क्या है, डिफरेंट है। उस पॉइंट को अपन समझना चाह रहे हैं। तो लिथियम क्या होता है, हार्डर होता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स, अल्काइली मेटल। दूसरा, इसका जो रिड्यूसिंग नेचर है, तो आपने देखा होगा कि जो लिथियम है वो सबसे हाईएस्ट इसका रिड्यूसिंग नेचर है। और उसका रीजन क्या था बोलो, अपन ने लास्ट क्लास में देखा ना, रिड्यूसिंग नेचर में बेसिकली 2 फॉर्मेट के अपन बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो भले इसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा है अल्काइली मेटल में, बट इसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा हो जाता है बच्चा, ठीक है, बाकी सब में, है ना। बाकी जितने भी रिमेनिंग अल्काइली जो मेटल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका है, लिथियम का। तो उसका रीजन क्या है, हाई, बोलो, हाइड्रेशन एनर्जी। उसका रीजन क्या था, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, और उसी वजह से इसका जो रिड्यूसिंग नेचर है कहाँ पे, पोलर सॉल्वेंट्स में वो सबसे ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर में तो आसान सा पॉइंट है, अपन पहले भी देख चुके हैं कि जो लिथियम है इकलौता ऐसा सब्सटेंस है, एयर में देखो 2 कंपोनेंट हो गए, ये सुनो, एक तो नाइट्रोजन वाला फैक्टर हो जाता है, एक तो मोस्टली अपन बात करते हैं ऑक्सीजन होती है और कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, नहीं मोस्टली नाइट्रोजन होती है और कुछ ऑक्सीजन भी रहेगा। तो एयर में अपन बात करें कि लिथियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, लिथियम अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करे, तो यहाँ पे तो लिथियम क्या बनाएगा, इसका ऑक्साइड बनाएगा, और लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना देगा, लिथियम का नाइट्राइड बना लेगा। क्या बना लेगा, लिथियम का Li3N, ठीक है। तो लिथियम इकलौता सब्सटेंस है पूरे अल्काइली मेटल में जो कि नाइट्रोजन से रिएक्ट करके इसका नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है, अदर मेटल डायरेक्ट नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करती। अगेन इसका क्या होगा, एनामोलस बिहेवियर हो गया किसका बच्चे, लिथियम का, ठीक है। तो इसका रिड्यूसिंग नेचर बता दिया, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है। अब हाइड्रेशन एनर्जी का भी वो रीजन समझ चुके अपन कि हाइड्रेशन एनर्जी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इसका जो पोलराइजेशन है वो सबसे ज्यादा होता है। तो पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, तो रिड्यूसिंग नेचर इन अ पोलर सॉल्वेंट क्या है, सबसे ज्यादा। अब पोलराइजेशन जब सबसे ज्यादा तो इसका हाइड्रेशन इजीली हो जाएगा। अभी देखा ना अपन ने, हाइड्रेशन सबसे ज्यादा तो अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेंगे, अदर मेटल के जो हैलाइड है वो अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं अवेलेबल होते हैं। इथेनामाइड वाला कॉन्सेप्ट देखा और सॉलिड फेज वाला कॉन्सेप्ट अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट, जो लिथियम का नाइट्रेट है, आपने लिया लिथियम का नाइट्रेट, जैसे कि आपने क्या लिया, LiNO3, ठीक है, आपने क्या लिया, LiNO3। तो अगर ये ब्रेक होता है तो ये किसमें ब्रेक होता है स्टूडेंट, Li2O प्लस NO2, ठीक है। बट इसके अलावा अगर हमारे पास सोडियम का नाइट्रेट है तो किसमें कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, NaNO2 में, ठीक है। यानी कि वो ऑक्साइड नहीं बनाता। सोडियम का ले लो, पोटेशियम का ले लो, किसी का भी ले लो, एक्सेप्ट द लिथियम।
एक्सेप्ट लिथियम, सभी का क्या बनता है, नाइट्रेट से बनता है नाइट्राइट। क्या बनता है बच्चा, नाइट्रेट से क्या बनता है, नाइट्राइट। बट लिथियम के केस में हमारे पास क्या बन जाता है, लिथियम का ऑक्साइड बनता है। तो अगेन दिस इज द एनामोलस डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द लिथियम, कि इसके नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो इंस्टेड ऑफ नाइट्राइट क्या बनता है, लिथियम के केस में ऑक्साइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं शायद वापस से, कैसे, पोलराइजेशन वाले कॉन्सेप्ट में लिख दिया मैंने कि लिथियम का हमारे पास जो सॉल्ट्स है या इसके जो हैलाइड्स है, जैसे कि ले लेते हैं इसके क्या, एल का Cl, तो इसका नेचर कैसा हो रहा है, कोवैलेंट है। अगर कोवैलेंट है तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ऑर्गेनिक। जो भी सॉल्वेंट है वहां पे क्या होगा, इजीली सॉल्युबल होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, इजीली, क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। बट अगर बात करते हैं अपन पोलर सॉल्वेंट तो वहाँ पे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो भी अगेन हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी क्या हो सकता है, डिजोल्व हो सकता है। बट अदर इजीली सॉल्युबल वहाँ पे नहीं रहेंगे या उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम रहेगी। ठीक है, सो दिस इज द व्हाट, एनामोलस बिहेवियर ऑफ द लिथियम। बात करते हैं फाइनली डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड द मैग्नीशियम। डायगोनल रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, तो इस वर्ड में ही वो समझ में आ रहा है। जैसे कि बात करते हैं स्टूडेंट, क्या हम पीरियोडिक टेबल में जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लिथियम बेरिलियम इधर, और पीरियोडिक टेबल में अपन जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, लिथियम सोडियम पोटेशियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। तो आपको ये पता होगा क्या कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो बोलो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है कि इंक्रीज, तो आप बोलोगे सर डिक्रीज होता है। तो टॉप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज क्या होगा बच्चा, डिक्रीज, है ना, इस तरह से। और टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो बोलो साइज क्या होता है, इंक्रीज की डिक्रीज, तो आप बोलोगे सर टॉप टू बॉटम साइज होता है इंक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट साइड हो रहा है डिक्रीज, टॉप टू बॉटम हो रहा है साइज इंक्रीज, है ना। अब यहाँ पे मेरे को आंसर करना कि मैं लेफ्ट टू राइट भी जा रहा हूँ, टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ साइमल्टेनियसली, और डायगोनली मतलब अपन जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं बच्चे अपन, डायगोनली जा रहे हैं। अब लिथियम से मैं कहाँ पे पूछा, मैग्नीशियम में। तो देखो मैग्नीशियम एक तो राइट साइड में भी है, यानी कि लेफ्ट टू राइट वाली कंडीशन भी फॉलो कर रहे हो, साथ ही साथ मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में, मतलब टॉप टू बॉटम भी आप जा रहे हो, मतलब टॉप टू बॉटम भी जा रहे हो। तो यहाँ पे देखें अगर एक कंडीशन तो लिथियम से जब मैग्नीशियम की तरफ जाएंगे तो एक कंडीशन तो बोल रही साइज कम करो और एक कंडीशन बोल रही कि साइज बढ़ाओ। तो हम ओवरऑल क्या देखते हैं कि जो लिथियम और मैग्नीशियम का जो साइज है ऑलमोस्ट इक्वल होता है। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। और यही एक रीजन है क्या कि जो इनका जो साइज है, इनका जो साइज है वो क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। और यही एक रीजन है कि इनकी जो मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉपर्टी है लिथियम और मैग्नीशियम की, वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सिमिलर होती है। ठीक है, पहली बात साइज सेम है। तो दूसरी बात यहाँ पे क्या, देखो जेई या नीट में कभी ये क्वेश्चन पूछा कि ठीक है सिमिलर तो है, मतलब बट उसने स्पेसिफिकली पूछ लिया कि नहीं आप तो बताओ ही सही कि ज्यादा साइज किसका है, तो हम बोलेंगे नहीं मैग्नीशियम का ज्यादा होता है, बट थोड़ा सा ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, यानी कि साइज फिर भी मैग्नीशियम का बड़ा है, टॉप टू बॉटम हम जा रहे हैं तो ये फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, बट फिर भी साइज को अपन जनरल लैंग्वेज में अगर बोले तो ऑलमोस्ट सिमिलर, पहली बात। दूसरी बात क्या, यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 152 और 160, इसीलिए डेटा लिया गया है, आपको याद रखने की तो जरूरत नहीं है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें ये क्वेश्चन भी अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे क्या, सेकंड वाला, और ये क्वेश्चन भी कभी तो पूछा है, जेईई IIT एडवांस में कभी पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखो कि हमसे क्या पूछा है कि Li+ बनाया और आपने Mg+2 बनाया, तो यहाँ पे बड़ा साइज किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना बच्चा, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है और कई बच्चे इसको इनकरेक्ट भी करते हैं कि सर लिथियम में होते हैं 3 प्रोटॉन्स, मैग्नीशियम में कितने 12 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, बोलो पॉजिटिव। प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो हमारे पास एक बार 3 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पे देख इसका जो साइज है लिथियम का वो इतना ले लिया और मैग्नीशियम का साइज मैंने ले लिया थोड़ा सा बड़ा, बट ऑलमोस्ट इक्वल ही दिखेगा आपको। तो बट मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हमारे पास 12 प्रोटॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे समझते रहना, इसे हमने एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो साइज कम होगा, जो अदर इलेक्ट्रॉन्स है ना
हाँ, लिथियम में कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s1, उसी तरह से मैग्नीशियम में भी कई सारे इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसमें भी आपने ये इलेक्ट्रॉन हटा दिया Li+ में, और इसमें भी आपने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया। तो पहले तो साइज ऑलमोस्ट सिमिलर था, पहले वाली कंडीशन बता रहा हूँ, पहले साइज ये सिमिलर था, तो इलेक्ट्रॉन ये 2s वाला यहाँ पे और 3s वाला यहाँ पे। बट जैसे ही 2s हटाया और ये 3s हटाया तो इलेक्ट्रॉन हटाओगे अब नीचे वाले शेल से। अब नीचे वाले शेल इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, बट यहाँ पे देखना बच्चा, पहले साइज ऑलमोस्ट सिमिलर था, बट यहाँ पे 12 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 3 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपको पता होगा कि F = K Q1 Q2 अपॉन R²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर देखें तो रेडियस दोनों का सेम मान लेते हैं, ऑलमोस्ट रेडियस दोनों का ऑलमोस्ट क्या मान रहे हैं, सेम। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज यानी कि Q2 की वैल्यू भी क्या है, दोनों में सेम है, बट Q1 देखो, Q1 क्या है, प्रोटॉन पे चार्ज। तो लिथियम के केस में तो 3 है, मैग्नीशियम के केस में 12 है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस का चार्ज है बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होगा। दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग होगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और वही रीजन है बच्चे यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों मार्क करके आए थे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते इससे कि सर इसमें तो फर्स्ट S1s में इलेक्ट्रॉन है, सर इसमें तो 2s में इलेक्ट्रॉन है, सर आप ही ने बताया था कि इनकी वैल्यू बढ़ती है तो साइज बढ़ती है, तो सर यहाँ पे भी ऑब्वियसली मैग्नीशियम की साइज बड़ी होनी चाहिए ना सर। बट अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पहले से ही उनका साइज सिमिलर है। तो फिर वहां पे हम देखेंगे न्यूक्लियस का इफेक्ट। न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होगा, इसमें ज्यादा डोमिनेट होगा एज कंपेयर टू लिथियम। तो इसका साइज क्या हो जाता है बच्चा, मैग्नीशियम का छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू लिथियम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो एनामोलस बिहेवियर का अपन ने रीजन देखा क्या कि दोनों लिथियम से जब मैग्नीशियम यानी कि डायगोनली अपन मूव कर रहे हैं तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी अपने को कंसीडर करनी पड़ रही है, लेफ्ट टू राइट वाली भी एज वेल एज टॉप टू बॉटम वाली भी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट बोलता है साइज बढ़ाए, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट बोलता है साइज कम करो, टॉप टू बॉटम बोलता है साइज बढ़ाओ। तो हम क्या देखते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल भी है। ओके, नेक्स्ट। अब अगर यहाँ पे इन दोनों का सिमिलर बिहेवियर है तो एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि बताओ कैसे सिमिलर बिहेवियर है। तो हम पहले सबसे पहले बात करते हैं इनकी नाइट्राइड्स की, फिर बात करेंगे मोनोऑक्साइड की, फिर इसकी बात करेंगे अपन सुपर ऑक्साइड की। जो नाइट्राइड है हमारे पास, जैसे कि लिथियम का बोलो, लिथियम इकलौता अल्काइली मेटल था जो कि नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। उसी तरह से बच्चा मैग्नीशियम भी इकलौता, मैग्नीशियम भी साथ ही साथ नाइट्रोजन से क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये भी नाइट्रोजन, लिथियम डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा था नाइट्रोजन से, उसी तरह से मैग्नीशियम भी डायरेक्टली रिएक्ट कर लेगा नाइट्रोजन से। क्या बनाता है इनके, नाइट्राइड। नाइट्राइड का जनरल फॉर्मूला इसमें तो रहेगा Li3n, और इसमें क्या रहेगा स्टूडेंट, Mgn। इसको बैलेंस करना बता देता हूं मैं ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आपको पता है लिथियम पे कितना चार्ज होता है, +1। लिथियम पे कितना चार्ज होता है, +1, और नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है, -3। तो आपको बनाना है सॉल्ट, तो ऐसे बनाते हो, तो क्या बनाया, Li3n। और यहाँ पे देखो Mg के साथ बनाना है n। Mg पे कितना चार्ज होता है, +2, और नाइट्रोजन पे -3। तो ये इधर और ये इधर, तो क्या बनेगा, Mg3n2। क्या बनेगा, Mg3n2। ठीक है, ये बनाने का तरीका हो गया। तो यहाँ पे याद भी रख सकते हैं अपन, ये तो 3 तो Mg होगा, एक N2 हो गया, और यहाँ पे 3 Li हो गया और एक N2 हो गया। ओके, नेक्स्ट बच्चे, हाफ N2 लेंगे अपन, हाफ N2। तो दोनों के दोनों ही लिथियम एज वेल एज मैग्नीशियम डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन से और बनाते अपने नाइट्राइड। नेक्स्ट बात करें मोनोऑक्साइड की। लिथियम भी बच्चा अपना मोनोऑक्साइड बनाता है Li2O, साथ ही साथ मैग्नीशियम भी अपना मोनोऑक्साइड बनाता है MgO, और दोनों के दोनों जो ऑक्साइड होते हैं अपने आप में स्टेबल फॉर्मेट में होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा अल्काइली मेटल में अपन ने बात किया था, तो लिथियम तो बना रहा है ऑक्साइड, सोडियम बना रहा है परऑक्साइड, और बाकी सब बना रहे थे सुपर ऑक्साइड। तो इनके जो है सुपर ऑक्साइड भी नहीं बनते, इनके सुपर ऑक्साइड अगर बना भी दिए तो अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो दोनों के दोनों ही जो लिथियम है एज वेल एज जो मैग्नीशियम है उनके सुपर ऑक्साइड नहीं बनते। ओके, तो हम बात करें इनके कि अगर साइज सिमिलर हो गया तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है सिमिलर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने देखा, नाइट्रोजन से रिएक्ट दोनों करते हैं, दोनों के दोनों मोनोऑक्साइड बनाते हैं अपनी स्टेबल फॉर्म में, दोनों के सुपर ऑक्साइड नहीं बनेंगे।
नेक्स्ट बात करें इनके कार्बोनेट्स, दोनों के हमारे पास जो कार्बोनेट है वो अपने आप में क्या होते हैं स्टूडेंट, लेस स्टेबल होते हैं। दोनों के दोनों हमारे पास जो कार्बोनेट है, जैसे इसमें तो लिया लिथियम का तो आपने Li2CO3 और इसका लिया आपने क्या MgCO3। दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे पास लेस स्टेबल होते हैं। दोनों को ही अगर आपने हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे वो, उनके ऑक्साइड में, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमारे पास इनकी अगर बात करें तो दोनों ही लिथियम एज वेल एज जो मैग्नीशियम का LiHCO3 और MgHCO3, ये अपनी कौन सी फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट, लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। बाकी सभी के सभी अपनी कौन सी फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, ठीक। बात करें दोनों के जो हैलाइड है LiCl और MgCl2 आर सोल्यूबल इन इथेनॉल। इथेनॉल अपने आप में क्या होगा बच्चा, बोलो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ये मैं पहले भी लिखा हूँ शायद LiCl के लिए कि LiCl अपने आप में क्या है, पोलरिटी ज़्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो इसका भी नेचर कोवलेंट होगा, MgCl2 का भी नेचर कैसा है, कोवलेंट है, ऑब्वियसली इसका भी साइज क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो दोनों के दोनों क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, ठीक है। तो इसको भी याद नहीं रख सकते अपन, नहीं रखना है एक्चुअली। LiCl MgCl2 आर डिलिसिकेंट एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन इज देयर हाइड्रेटेड फॉर्म। ये मैं आपको पहले भी बताया हूँ क्या, LiCl में पोलराइजेशन ज़्यादा तो उसका हाइड्रेशन ज़्यादा, तो अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है लिथियम का हैलाइड। उसी तरह से मैग्नीशियम का भी हैलाइड अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, बाकी हैलाइड नहीं रहते, बाकी हैलाइड अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में स्टूडेंट अवेलेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ दी सोडियम। देखो सोडियम के कौन कौन से कंपाउंड लेते हैं अपन बच्चे। सबसे पहले बात करते हैं सोडा है। सोडा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी इस वाले पार्ट में सिर्फ अपने को याद रखना है इनके कॉमन नेम। जैसे कि सोडा है, इसका मतलब Na2CO3 का कॉमन नेम क्या है, तो इसको बोलते हैं सोडा एस, ठीक है। सिर्फ एक या दो प्रोसेस में अपन देख लेंगे इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बाकी तो अपने को याद रखेंगे यूज। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनका आप कॉमन नेम याद रखेंगे। जैसे Na2CO3 को क्या बोलते हैं आप, सोडा एस, या साथ ही साथ में इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। बनाते कैसे इसको बच्चा, सोल्वे प्रोसेस और अमोनिएटेड सोडा प्रोसेस से इसको बना सकते हैं अपन। कैसे, ये वाला प्रोसेस अपन डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट वन मैं अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करता हूं जनरली। देखो यहाँ पे NH3 के पास क्या है स्टूडेंट, लोन पेयर है। NH3 के पास क्या है, लोन पेयर है। और आपको ये पता होगा कि H2O के पास H प्लस और OH माइनस है। तो ये NH3 इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, NH4 प्लस में, और साथ में OH माइनस रिलीज हो गए, ठीक है। आसान सा पार्ट है, ये आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी स्टडी किया होगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, ये जो आपके पास NH4 बना है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, CO2 और NaCl से। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, NaCl तो ब्रेक हो गया Na प्लस और Cl माइनस में और यहाँ पे देखो ये OH CO2 से रिएक्ट करके क्या बना देता है, HCO3 माइनस 1। ओके, नेक्स्ट पार्ट, ये हमारे पास जो H प्लस बने, Na प्लस जो बने हैं और ये जो HCO3 माइनस बना है, यहाँ पे क्या बना देगा, NaHCO3। देखो ना यहाँ पे प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को। या इसको दूसरी फॉर्मेट में भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझते हैं कैसे। ये आपके पास बना NH4OH, क्या बोल देंगे इसको थोड़ी देर के लिए, NH4 बना, यानी कि आपके पास क्या बना, एक बच्चा बेस बना। इस बेस की रिएक्शन करा रहे हैं आप किससे, CO2 और NaCl से। CO2 और NaCl से, तो देखो NaCl तो अपने आप में सॉल्ट है ना, तो तुरंत ब्रेक हो जाता है Na प्लस और CO3 में। और ये जो हमारा CO2 है वो इससे रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HCO3 माइनस में, ठीक। और HCO3 माइनस Na से रिएक्ट करके NaHCO3 माइनस बनाएगा। और ये जो NH4 प्लस बना था आपके पास और ये जो Cl बना है किसमें बना लेगा, NH4Cl। NH4Cl क्या होता है, सोल्यूबल होता है, बट ये जो NaCO3 क्या होता है, अपने आप में इनसोल्यूबल होता है। तो इसका क्या बन जाएगा अपने पास, PPT। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, इसका PPT। यानी कि ये जो भी जैसे आपने रिएक्शन किया तो ये नीचे बॉटम पे शिफ्ट हो जाएगा और NH4Cl तो सॉल्यूशन में रहेगा। तो इसको हमने छान लिया काइंड ऑफ, हिंदी में बोले तो, और इसको हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। बस आपको कुछ करना है नहीं, इसको जैसे आप हीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na2CO3 में, और CO2 और H2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछा भी गया है आपसे कि NaCO3 को हीट करते तो क्या बनेगा, तो बनेगा Na2CO3। तो यही तो अपने को बनाना भी था Na2CO3 को। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3।
यहाँ पे ध्यान देना, इन दिस प्रोसेस NH3 इज रिकवर्ड व्हेन द सॉल्यूशन कंटेन NH4Cl इज ट्रीटेड विद CaOH ट्वाइस। देखो यहाँ पे किसी ने अगर ध्यान दिया आप में से, तो ये जो आपके पास क्या बना है, NH4Cl बना है जो कि सॉल्यूशन में ही घुला हुआ है। तो इसको आपने सेपरेट कर लिया और पीपीटी को सेपरेट कर लिया। पीपीटी से तो हमने काम का जो हमें बनाना था उसको सेपरेट कर लिया, और जो सॉल्यूशन है उसमें आप क्या मिला दोगे, थोड़ा सा CaOH ट्वाइस मिलाओगे। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्ट करेगा, क्या निकल जाती है यहाँ पे अमोनिया गैस, बन जाता है CaCl2। तो ये क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया, कर देगा OH को, CaCl2, NH3 वापस से क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। सो इन दिस प्रोसेस NH3 इज रिकवर्ड। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ था, NH3 से ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो हमारे पास NH3 से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, Na2CO3 बना लिया, NH3 वापस से मिल गई, यानी कि अगेन दिस प्रोसेस कैन बी, ये इसको रिपीट अपन कर सकते हैं। ओके, सो यही एक फायदा भी हो जाता है। Solubility of sodium hydrogen carbonate is low, so it gets precipitated in the reaction of sodium chloride with ammonium hydrogen chloride. Okay. Solvay process cannot be extended to manufacturing of potassium carbonate because potassium hydrogen carbonate is too soluble. देखो यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे ये बन रहा था NaCO3, तो ये तो अपने आप में क्या है, प्रिसिपिटेट हो जाता है, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर आपने यहाँ पे पोटेशियम लिया है, आपने क्या लिया है यहाँ पे, पोटेशियम लिया, KCl लिया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, KHCO3, वो भी क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो ये भी सोल्यूबल, ये भी सोल्यूबल, तो क्या इसको सेपरेट कर सकते हैं क्या अपन, नहीं। ठीक है, इसको तो हमने सेपरेट कर लिया था, पीपीटी बना था तो फिर हीट कर दिया था। बट यहाँ पे बच्चा जो KHCO3 है वो भी अपने आप में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। सो यही एक रीजन है कि सॉल्वे प्रोसेस में अपन पोटेशियम का K2CO3 का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ सोडियम अल्काइली मेटल और उससे रिलेटेड सर्टेन कंपाउंड। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स रिमेनिंग है, और साथ ही साथ उनकी सर्टेन प्रॉपर्टीज की यहाँ पे अपन बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज अल्कलाई अर्थ मेटल। सो दैट बोथ टॉपिक विल बी स्टार्टेड इन नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए इतना ही। जो भी हमने स्टडी किया है एक बार NCERT से रीड कीजिए, और अभी काफ़ी मेजर पोर्शन आपका S ब्लॉक एलिमेंट में अल्काइली मेटल का हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। सिर्फ अपने को बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वगैरह भी देखना है बहुत शॉर्ट में। ठीक है, तो अभी आप इसमें क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो NCERT के पहले थ्योरी पढ़ें, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट and that's all for the today. We will continue class on next session. Thank you, bye bye, take care.